5 प्रोग्राम जो हैं वो लगे हुए हैं। मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि मियाँ साहब की बात सुनी जाए और ज़रा इसके बाद ज़रा मुख्तसर अंदाज में ज़रा इस काम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक भी कहना चाहूँगा जो गुज़श्ता हमारी जश्न आज़ादी गुज़री। ये हमारे लिए बड़ा अहम मरहला था पाकिस्तान के लिए, जिससे हम एक अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहे हैं, और वो था हमारा कोविड का और कोरोना की वबा के अंदर जो एक पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली। आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन अंदाज से हुकूमत की सही लाहे अमली की वजह से, वज़ीर आज़म साहब की सही लाहे अमली की वजह से हमने इस मरहले को गुजारा है और अभी भी गुजार रहे हैं, और अभी भी SOPs के साथ हमें जुड़े रहने की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ सियासी अमल भी साथ चलता रहता है, और गुज़श्ता 3-4 माह से सियासी अमल जो था वो भी तातल का शिकार था, और इलाक़ों में जो तरक्याती काम थे वो भी रुके हुए थे, और जो हम खुली कचहरियाँ लगाते थे, आवाम के मसाइल सुनते थे, उसके अंदर भी एक तातुल का शिकार था। तो हमने आज से, बल्कि चंद रोज़ पहले से, पिछले 1 हफ़्ते से हमने उन तमाम सियासी सरगर्मियों को SOPs के साथ दोबारा बहाल किया है, खुली कचहरियों को दोबारा बहाल कर रहे हैं और तरक्याती कामों का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आज अपने हल्के NA 126 लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ हमने बाकायदा 1 हफ़्ते से इन एक्टिविटीज़ का शुरुआत किया हुआ है। आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो ख़िताब फरमाया, पाकिस्तान जो था वो दो सालों से एक सख्त मरहले से गुज़र रहा था। एक दिवालिया मईशत जो हमें मिली उसको हमें स्टेबलाइज़ करना पड़ा। करंट अकाउंट के खसारे को हम $20 अरब से सालाना $3 अरब पे लेके आए। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्ज़ा $10 अरब सालाना 2 साल में हमने वापस किया, हर साल $10 अरब का। इसके अलावा अब हमें सनत में और मईशत में बेहतरी के आसार वाज़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा। एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं वो बढ़ रही हैं, डॉलर्स में भी बढ़ रही हैं, वॉल्यूम्स में, रुपयों में भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा हमारी ऑटोमोबाइल सेल्स, गाड़ियों की सेल्स, इस वक्त ओवर बुकिंग चल रही है जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके ऊपर। इसके अलावा सीमेंट की सेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड की तारीख़ की सबसे बड़ी सतह पे हैं। फर्टिलाइज़र की जो सेल्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, यहाँ तक कि हमें 2 छोटे प्लांट जो बंद पड़े थे हमने उनको भी हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशनलाइज़ कराया है। तो ये एक अच्छे आसार हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अब तरक्याती कामों का सिलसिला भी हम जो कोविड की वजह से तातुल का शिकार था वो भी, उसको भी तेज़ी हम लाने लगे हैं। और हमारे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं उनको भी हमने ये हदायत दी है कि अपने अपने हलकों में सख्त SOPs के साथ, मास्क के साथ और एक समाजी फासला जितना मुमकिन हो सकता है वो रखने के साथ साथ दोबारा आवाम के जो काम हैं, खुली कचहरियों का आगाज़ करें, अपने इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज़ करें, और लोगों के साथ रब्ता जो है वो अपना बहाल रखें, क्योंकि सियासी अमल जो है वो भी साथ साथ चलता है, और जो खिदमत का अमल है वो भी साथ साथ चलता है, और लोगों के काम जो है वो भी साथ साथ चलते हैं। ये आज हमारी गुजारिशात थी, और यही आज यहाँ NA 126 लाहौर से हमने शुरुआत की है। जो इशू चल रहा है सऊदी अरब के साथ जाफर का, और वो कैसे वापस मांगे हैं, जो क्या वज़ाहत कर रहे हैं? देखिए, ये सारी अफवाहें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे जो सऊदी अरब के साथ हैं वो बरादराना ताल्लुकात हैं, और हमारे अपने जज्बात हैं कश्मीर के हवाले से भी, और उनके ऊपर हम अपनी राय का इजहार रखने का बतौर एक खुद मुख्तार मुल्क पूरा हक़ रखते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों की राय के बारे में जो हमारे जो जज्बात हैं उनको, आपने देखा कि जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में हम वज़ीर आज़म साहब ने पिछले साल तकरीर की, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई लीडर इतनी दीदा दलेरी से नहीं बोला इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। आपने देखा कि जिस तरह आज मोदी सरकार पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है, और पाकिस्तान जिस तरह कश्मीरियों के जो मज़ालिम हैं उनको उभार के सामने पेश कर रहा है, आज तक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह इंडिया को तन्हाई का सामना हो। हर बैनुल-अक़वामी और कौमी फोरम पे इजहार करते रहेंगे। आपने बात की कि ऐसी कोई बात नहीं ताल्लुकात में खराबी के हवाले से। $1 मिलियन की जो पेमेंट की गई है, जो $3 अरब बैंक्स में रखे गए थे, अब आरबी चीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब, वजीर कुछ लेने जा रहे हैं या मजीद देखें जो करने जा रहे हैं? दूसरा मेरा सवाल, FATF पे हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की है उसके बाद किस हद तक आपको उम्मीद है कि हम ग्रीन लिस्ट से निकलेंगे? देखें, मैं आपको वाज़े कर दूं कि जो हमारी रकूम हमने वापस करनी है, जो दोस्त ममालिक से ली हुई थी, वो उसी स्केड्यूल के मुताबिक ही वापसी हो रही है। दूसरी FATF के ऊपर आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारी हुकूमत, ये पिछली हुकूमत में फरवरी 2018 में पाकिस्तान नॉमिनेट हुआ था FATF की ग्रे लिस्ट में,
اور ہم صفر سے شروع ہوئے. پاکستان کے قوانین، پاکستان کے پروسیجرز FATF کے حوالے سے محسوس کیا جاتا تھا بین الاقوامی دنیا میں کہ وہ باقی دنیا سے پیچھے ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ دہشت گردی کی ایک تاریخ ہے، یا ہمارا ملک جو ہے اس درد سے گزر چکا ہے دہشت گردی میں. تو ہم نے اس سلسلے کو اپنایا. الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے FATF کی پچھلے سال FATF کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی دی. میں 3-4 پلینریز میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور 27 ایکشن آئٹمز میں سے 14 ایکشن آئٹمز آج ہماری مکمل ہیں، اور جو باقی ایکشن آئٹمز ہیں وہ ایسے نہیں کہ وہ نامکمل ہیں، وہ بھی پارشلی کمپلیٹ کے سٹیٹس پہ ہیں اکثریت ان کی. اب یہ جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اس قانون سازی سے ہمیں باقی کمپلیشنز میں مدد بھی ملے گی. اور ہمارا ایک اور جو ریویو چل رہا ہے پروسیس، کیونکہ ہمارے FATF میں 2 ریویوز چل رہے ہیں، ایک APG کا چل رہا ہے اور ایک جوائنٹ گروپ کا. تو جو ہمارا APG کا ریویو جو اکتوبر میں ڈیو ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ قانون سازی کر رہے ہیں. اور یہ جو حالیہ قانون سازی کافی ساری ہوئی ہے، اس سے ہمیں مدد ملے گی. اب یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ نافذ کریں، تاکہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری پوری کوشش ہوئے گی کہ پاکستان جتنی جلدی ہو سکتا ہے گرے لسٹ سے نکلے. پہلے بھی ہماری جو پرفارمنس جا رہی تھی بین الاقوامی دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی FATF کے حوالے سے، لیکن اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس سے مزید ہمیں آسانی ملے گی. یہ فرمائیے کہ جب بھی کیلکولیشنز بتائی ہیں، اس سے جو ابھی آپ جتنی کیلکولیشنز بتائی ہیں، اس سے کیبنٹ والوں کو تو سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں، کتنا ہم نے اکانومی کتنا آگے لے کے گئے. لیکن جو لے مین اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ان کو ذرا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں سمپل لینگویج میں، پبلک کو سمجھائیں. دیکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ کی بات؟ جب ہم نے اپنی معیشت کو، جب یہ اس معیشت کو ہم نے ٹیک اوور کیا 2018 میں، تو یہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی، یہ ایک دیوالیہ معیشت تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، موڈیز نے جون 2018 میں آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، دسمبر 2019 میں اسے اپ گریڈ کیا واپس. اسی طرح ورلڈ بینک اور IMF نے آپ کے اوپر جو مارچ 2018 میں رپورٹیں لکھنی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی داؤ پہ لگ گئی ہے. آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز جو تھے وہ آدھے رہ گئے تھے 1.5 سال کے اندر. $500 ملین کی ڈپلیشن ماہانہ ہو رہی تھی. اس معیشت کو ہمارے حوالے کیا گیا. ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے اس کو درستگی کی راہ پہ، کیونکہ اگر وہ سخت فیصلے ہم نہ کرتے تو دیوالیہ ہونے کے بعد خدا نخواستہ جو تباہی آنی ہے وہ کہیں زیادہ تباہی ہونی تھی. لیکن اب اس کا ہمیں کچھ اثر بھی نظر آ رہا ہے ان سخت فیصلوں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے. لیکن معیشت کو درست سمت میں لانے کے لیے کچھ سخت فیصلے درکار تھے تباہی سے بچانے کے لیے. کیونکہ جنہوں نے پیچھے چھوڑا، جس طرح کا وہ آخری بجٹ دے کے گئے، جس طرح آخری 2 سال میں انہوں نے معیشت چلائی، شاید انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اگلی حکومت ان کی نہیں آنے والی، اور وہ آنے والی حکومت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کی نیت سے شاید موجود تھے شاید. لیکن بہرحال ہم نے الحمدللہ ایک صحیح حکمت عملی اپنا کے اب آپ دیکھیں کہ ہمارا موڈیز نے ہمیں اپ گریڈ بھی کیا ہے، بین الاقوامی اداروں نے ہماری تعریف بھی کی ہے. کووڈ کے اندر آپ دیکھیں جو ہم نے پیکیجز دیے بین الاقوامی، اپنے خطے میں دیکھیں وہاں پہ کئی ایسے پیکیجز آپ کو نظر نہیں آئے کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ نے امداد بھی دی ہو. اس کے علاوہ آپ نے 30 لاکھ کاروباروں کے 3 مہینے کے بل بھی ادا کر دیے ہوں، لاکھوں کاروباروں کے آپ نے پیمنٹس کے اور پے رول فائنینسنگ کر دی ہو. یہ چیزیں ہمیں خطے میں نظر نہیں آتی. تو الحمدللہ اس مرحلے سے بھی ہم گزرے ہیں، اور اب انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں کے اندر ہمیں قیمتوں میں بھی بہتری نظر آئے گی، اور ہمیں معیشت جو صنعت میں یہ بتائیے کہ OIC کا مطلب سعودی عرب اور سعودی عرب کا مطلب OIC. جی بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص کر کشمیر میں، سعودی عرب نے اس کا حق ادا کیا، یا صرف ہمیں وہ مذہب کے نام پہ بلیک میل کر کے ہماری سپورٹ لے لیتا ہے لیکن ہمیں مشکل وقت میں سپورٹ نہیں دیتا؟ نہیں، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے. ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک عزت اور احترام کی نظر سے سعودی عرب کو دیکھتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کی جو ہمارے 2 مقدس ترین مقامات جو ہیں، جو ہمارے دل و جان کے اندر، ہر دل کے اندر بستے ہیں، مکہ مدینہ شریف جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وطن ہے، کہ وہ مٹی ہے. ہاں ویسے تو وہ پورے جہاں کے نبی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی وہاں سے ہی شروعات ہوئی. تو ہمارے لیے وہ مقدس ہے، ہمارے لیے وہ دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو ہم، لیکن جو ہمارا کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا ایک رائے ہے اس کا ہم اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی دوستوں کو تلقین بھی دینا کہ بھئی آپ بھی کشمیریوں کے ساتھ آواز اٹھائیں، تو اتنا بھی تو ہم حق تو رکھ سکتے ہیں. اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ جب بھی کوئی حکومتی وزیر پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک یا کوئی اسپیچ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا، اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے
डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारे जो पड़ोस ममालिक हैं उनकी करेंसी हमसे ऊपर कहीं चली गई है, लेकिन हमारी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, तो ये कब अच्छे हालात हैं? देखें जब आप अपनी करेंसी को मसनूई तौर पे पकड़ के रखेंगे और अपने आधे फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स जो हैं ज़र मुबादला के, वो उस करेंसी को उस सतह पे रखने के लिए उड़ा देंगे, यहाँ तक कि आप मुल्क को दिवालिया के करीब धकेल देंगे, एक्सपोर्ट आपकी 5 साल बढ़ेगी नहीं, तो फिर करेंसी पे प्रेशर तो आएगा। और वो प्रेशर था जो हमने महसूस किया जब हमने ये मईशत टेक ओवर की, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मार्केट का रेट है उस पर लेके आए। इस दौरान हमें बड़े मसाइल भी आए, कोरोना की वजह से भी करेंसी के ऊपर प्रेशर आया, वो सारा कुछ आया। तो अब मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटलमेंट, हमने तो आपको बताया था ना कि पहले जो दो एक साल हैं, 2-2.5 साल हैं, वो स्टेबलाइजेशन के साल होंगे और उसके बाद जो ग्रोथ के साल होंगे। इसीलिए हमने बर वक्त चीनी की इंपोर्ट का फ़ैसला किया 3 लाख टन, और मुझे उम्मीद है कि ये जो आगे हमारे फसल आ रही है गन्ने की, वो एक अच्छी फसल आ रही है। तो ये जब हमारी चीनी यहाँ पाकिस्तान में आएगी और जब क्रशिंग सीज़न के भी हम करीब जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि चीनी की कीमत नीचे आएगी। आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, दूध, दही, जिसका मर्जी नाम लें, सब महंगा है। कहाँ देख रहे हैं आम आदमी को, और जिसको 1 किलो की ज़रूरत है वो आज मुश्किल से आधा किलो खरीद पा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छा वक्त आ रहा है, दूसरी तरफ गरीब आदमी अभी भी महंगाई की चक्की में पिसता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए और तबाही से बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़े। उन सख्त फैसलों से कीमतों के ऊपर एक अपवर्ड्स प्रेशर भी आया। कुछ आपने देखा कि बड़े बड़े कार्टल्स को भी टेक ऑन किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी गए, कुछ उनका रिएक्शन भी आया। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो जिस तरह हमें बेहतरीन, अब मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू हुए हैं, कोविड का भी सिलसिला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो उससे मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। नहीं, चीनी की कीमतों का टास्क मेरे पास नहीं है, मेरे पास शुगर रिफॉर्म का टास्क है। प्राइस कंट्रोल का टास्क सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं सूबाई हुकूमतों के साथ चारों सूबों में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और उनसे हमारी बातचीत भी चल रही है शुगर मिल एसोसिएशन से। और यही वजह है क्योंकि देखें हमारे पास गंदम की तरह वो ज़खायर नहीं होते चीनी के हुकूमत के पास कि हम उसको मार्केट में लेके आएँ और डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अब हमने 3 लाख टन चीनी जो है उसको इंपोर्ट करने का इसी वजह से फ़ैसला किया है, ताकि कीमतों की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर आए। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे लग रहा है कि जो अगला हमारा सीज़न आ रहा है गन्ने का, वो एक बड़ा सीज़न आ रहा है, क्रशिंग 1-2 माह में शुरू होने वाली है, उससे भी आपकी कीमतें जो है वो नीचे की तरफ बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी।